हाँ, तो अपन देख रहे थे कि गोल्डन रूल के बारे में कि कोई भी यदि समस्या है और उसके समाधान करते टाइम यदि न्यायपालिका द्वारा उसमें इंटरप्रिटेशन या मतलब निर्वचन किया जाता है, तो उसके लिए है कि उसमें कोई ऐसे कोई निरर्थकता, असंगति, असुविधा, कष्ट या फिर अन्याय अथवा अस्पष्टता होती है, तो उसको रूपांतरित कर दिया जाना चाहिए, उसको मॉडिफाइड कर देना चाहिए, जिससे कि इसका मान लिया जाता है कि परिणाम को उसको रोका जाना चाहिए। यह है कि सारी समस्याओं का समाधान करता है, तभी इसको गोल्डन रूल का है। गोल्डन रूल का मतलब या स्वर्णिम नियम का मतलब ये है, कोई भी जो जिसमें निरर्थता कोई और निर्वचन करते टाइम न्यायपालिका द्वारा निरर्थकता, असंगति, असुविधा, कष्ट और अन्याय अथवा अस्पष्टता को समाप्त करने वाला निर्वचन किया जाता है, तो ये माना जाता है कि मतलब ये सोने की तरह निखार आ गया है इसमें, और इसलिए इसको गोल्डन रूल या स्वर्णिम नियम का सिद्धांत कहा जाता है। अब इसके आगे की बात जो बात करें अपन, क्योंकि फिलहाल अपन एक ब्रीफ देख रहे हैं इसका, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन की बात करें कि जब कोई दो कानूनों में या दो जो लॉज हैं या उससे अधिक है, उनमें किसी प्रकार से कोई विरोधाभास स्थिति है, तो ऐसी विरोधाभास स्थिति को समाप्त करने के लिए हारमोनियस कंस्ट्रक्शन न्यायपालिका द्वारा अपनाया जाता है, जिससे कि क्योंकि कानून जो अस्तित्व में है उनका अपना अपना महत्व होता है, और विधायिका ने भी उस महत्व, क्योंकि कानून बनाया है तो उसका कोई महत्व देते हुए ही विधायिका ने अपना कार्य किया है। तो न्यायपालिका का ये प्रयास होता है कि हारमोनियस कंस्ट्रक्शन किया जाना चाहिए, जिसमें कि दोनों कानूनों का या विरोधाभासी जो कानून है उसमें, तो उनको एक दूसरे को मतलब समाप्त करने वाला न होके ही उनको बराबर बैलेंस लेते हुए कहा जाए, और ऐसा कोई निर्वचन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करें अपन कि कानून को संपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए। मतलब कोई भी कानून है तो न्यायपालिका इंटरप्रिटेशन करते टाइम ये देखती है कि जो कानून है उसको संपूर्ण रूप से पढ़ के उस समस्या या जो अस्पष्टता है या जो संदिग्धता है उसको समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। अर्थात और नेक्स्ट है, हम कहेंगे कि अर्थान्वयन अमान्य से मान्य करना अच्छा है, क्योंकि अमान्य में ज़्यादा समस्या रहती है, इसलिए न्यायपालिका द्वारा कोई भी समस्या है और उसके समाधान के लिए कानून अर्थान्वयन करते टाइम ये देखती है कि उसको अमान्य करने के बजाय उसको मान्य मान लेना चाहिए। आगे समरूप अभिव्यक्तियां हैं कि एक जैसी अभिव्यक्तियां दे रखी है तो उनको समरूप माना जाना चाहिए, उनको बराबर महत्व दिया जाना चाहिए, ऐसा भी है। और एक नोसीटर एसोसिएस की बात या कहें या साहचर्य ग्यायते की बात करें तो इसके तहत भी है, और सजातीय अर्थान्वयन की बात भी है। हम इन सभी को जो प्रिंसिपल्स हैं उनको एक एक करके उनका अध्ययन करेंगे। तो आज अपन देखते हैं कि शाब्दिक अथवा व्याकरणीय निर्वचन क्या होता है। शाब्दिक या व्याकरणीय निर्वचन जो कि पहला सिद्धांत है, और इसका तात्पर्य भी ये है कि शब्दों को उनका साधारण एवं स्वाभाविक अर्थ प्रदान किया जाए, और यदि ऐसा अर्थ स्पष्ट एवं संदेहहीन हो तो किसी भी कानून के उपबंध को प्रभाव में दिया जाना चाहिए, भले उसका परिणाम कुछ भी हो। इस सिद्धांत का आधार ये है कि निर्वचन के सभी सिद्धांतों का एकमात्र उद्देश्य विधायिका का आशय ज्ञात करना है, और विधायिका अपने आशय को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति करती है, अतः उन शब्दों को व्याकरणीय नियमों के आधार पर निर्वचन किया जाना चाहिए। यदि किसी कानून की परिभाषा स्पष्ट है तो ऐसी दशा में न्यायालय को केवल यह मानते हुए है कि वह उस भाषा को प्रभाव
प्रदान करे और उसको अग्रसर करने के संबंध में न्यायपालिका अपना निर्णय अभी निर्धारित करती है। तो ये है कि जब यदि स्पष्टता है, मतलब बात यह है कि जब कानून की स्पष्टता है, उसमें किसी प्रकार की भी अस्पष्टता नहीं है या दोहरा अर्थ नहीं है, तो न्यायपालिका जैसा कानून है उसी के अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन देती है। तो इंटरप्रिटेशन कब होगा? जब स्पष्टता नहीं है और तब न्यायालय उसमें अपना इंटरप्रिटेशन या निर्णय या ये कहें कि निर्वचन की बात न्यायालय द्वारा की जाती है। इसलिए ये कहा गया है कि साधारण शब्दों में व्याकरणीय और प्रचलित विशेषणों का प्रयोग भी लगभग अदला बदली के रूप में ही किया जाता है। और आज इसमें कुछ केसेस के बारे में भी आगे देखेंगे। तो ये है कि यदि शाब्दिक अर्थ और व्याकरणीय निर्वचन या ग्रामेटिकल जो इंटरप्रिटेशन की बात है या निर्वचन की बात है, तो ये है कि जो जैसा विधायिका ने उसमें आशय रखा है, यदि इसमें स्पष्टता है तो न्यायालय सामान्यतः वैसा ही निर्णय देने या विधायिका के आशय के अकॉर्डिंगली निर्णय देने के लिए अग्रसर रहती है। अब एक मामला था, उसका जो नाम है मकबूल हुसैन वर्सेस मुंबई स्टेट। ये AIR 1953 सुप्रीम कोर्ट का है और इसके पेज हैं 325। इसमें यह था कि कोई अपीलार्थी था, वो भारत का नागरिक था। वह जब बम्बई हवाई अड्डे पर उतरा तो उसने ये घोषित नहीं किया कि उसके साथ में कुछ गोल्ड भी वो लाया है, ये उसने डिक्लेयर नहीं किया। तलाशी लेने पे क्या हुआ, कब्जे से उसके गोल्ड उनके कब्जे में पाया गया। अब इसमें क्या था कि जो समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम है 1878 की धारा 167 का सब क्लोज 8 के अधीन क्या किया गया, जो अधिकारी थे उन्होंने सोना को जब्त कर लिया है। उस मतलब सोने को तो जब्त कर लिया और संबंधित व्यक्ति के ऊपर, अपीलार्थी के ऊपर जो फेरा है विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत भी मामला दर्ज किया गया। मतलब सोना भी जब्त किया गया। दूसरी बात है कि फेरा के तहत भी उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। और इसमें क्या अपीलार्थी का ये कहना था साहब 1947 के अधिनियम के तहत क्या अधिनियम के अंतर्गत उसका परिरक्षण संविधान के अनुच्छेद 20(2) क्या है 20(2) दोहरे दंड का सिद्धांत, तो दोहरे दंड के प्रतिकूल है। मतलब एक ही अपराध है और उसके लिए आप 2 बार दंडित कर रहे हो कि सोना भी जब्त कर रहे हो और उसके बाद में ये फेरा के तहत मामला भी दर्ज कर रहे हो। तो ये है क्योंकि इस अनुच्छेद के अंतर्गत आर्टिकल 20 के सबको 2 के अंतर्गत दोहरे दंड से प्रोटेक्शन दिया गया है, जबकि स्वर्ण जब्त करके उसे पूर्व में भी दंडित किया जा चुका है। भाई सोना जब्त कर लिया तो वो मानता है कि मेरे को तो पहले ही दंडित कर दिया गया, अब आपने फेरा के तहत भी कार्रवाई शुरू कर दी, इसलिए मेरे ऊपर दोहरा दंड, एक ही अपराध के लिए दोहरे दंड की बात कही। तो आर्टिकल 20 के सब क्लोज 2 के जो फंडामेंटल राइट्स की बात है उसके तहत उन्होंने अपनी बात को रखी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो समुद्री सीमा शुल्क प्राधिकरण न्यायालय या जो नाविक अधिकरण नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सागर सीमा शुल्क अधिनियम है और इसके तहत जो कार्रवाई की गई है वो अधिकरण की नहीं है, और इसलिए इस अधिनियम के अंतर्गत स्वर्ण को जब्त करना एक पेनल्टी न होने के कारण अभियोजन नहीं किया जा सकता। और इसका रिजल्ट ये रहा कि 1947 के अधिनियम के अंतर्गत जो परीक्षण है वो अपने आप में वैध माना गया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारण किया गया।
क्योंकि वो अधिगण नहीं है। और दूसरा है कि उन्होंने दूसरे के तहत फेरा के तहत कार्रवाई की है, वो परीक्षण उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये वैध है।